हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एग्रीकल्चर हेरिटेज के अंतर्गत आईटीके से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे ये होता क्या है। आईटीके यानी कि इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज होती है। ये इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज का मतलब होता है स्वदेशी तकनीकी ज्ञान। ठीक है, देखिए स्वदेशी तकनीकी ज्ञान से मतलब होता है कि वो नॉलेज जो कि वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो नॉलेज है आपको अपने पूर्वजों से मिलते आ रही है। तो उसी को हम लोग आपको आईटी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आईटीके में ये चीज़ डिफाइन किया है कि इंफॉर्मेशन गेन्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी सूचना जो हम प्राप्त करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी जो कुछ समय होते हैं उस कुछ समय अंतराल पे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक यानी समय व्यतीत होने के दौरान समय अंतराल पे जो जानकारियाँ हमें लोगों से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक तरीके से प्राप्त होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज यानी कि स्वदेशी तकनीकी ज्ञान। ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे आती हैं? तो ये चीज़ें आपको माइथ यानी ओरली कैसे आती हैं? ये चीज़ें स्टोरीज़ के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आती हैं। काल्पनिक जो पात्र होते हैं, कल्पनाएँ, काल्पनिक कहानियाँ जो होती हैं उसके माध्यम से भी आती हैं। कल्चरल वैल्यू यानी जो आपके सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उसके माध्यम से भी आती हैं। आपके विश्वास के माध्यम से भी आती हैं। और आपका जो लोकल लैंग्वेज होता है, स्थानीय भाषा में बहुत सारी चीज़ें, कहावतें होती हैं जो बहुत पुराने समय से चलते आ रही हैं, उसके माध्यम से भी ये चीज़ें आपको मिलती हैं, जिसको हम लोग इंडिजिनस टेक्निकल स्किल के अंतर्गत रखते हैं। इसका देखिए मेन पर्पस क्या होता है। जो हमारी विरासत है, एग्रीकल्चर हेरिटेज है, उसमें क्या होता है कि आप अपनी विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिन चीज़ों को आप फॉलो करते आ रहे हैं, जो चीज़ें आपको अपने पूर्वजों से मिली हैं वही आपकी विरासत होती हैं। तो उसमें आईटीके जो होता है यानी कि इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज जो होता है, ये क्या करता है कि भौगोलिक संरचना यानी कि स्थानीय लोग जहाँ पे रहते हैं उसके अनुसार जो वहाँ के स्थानीय स्तर पे आपको प्रचलित कहानियाँ हैं, उसके सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनके विश्वास हैं और उनकी जो स्थानीय भाषा होती है वो उस पर निर्भर करती है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी विशेषता के बारे में। आईटीसी की विशेषता क्या होती है? आईटीसी की विशेषता में सबसे पहली विशेषता ये होती है कि ये स्थानीय स्तर पे ये स्थानीय होता है। ठीक है, यानी ये लोकेलिटी से संबंधित होता है। दूसरी चीज़, जिस स्थान पे जहाँ जो चीज़ें प्रचलित होती हैं वहाँ के लोगों में ये उसी से संबंधित होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है? सेट ऑफ एक्सपीरियंस जनरेटेड बाय द पीपल के बारे में। ठीक है, वर्षों के अनुभव के आधार पे इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। और तीसरा क्या होता है? इट इज़ ट्रांसमिटेड ओरली, ये मौखिक तरीके से ट्रांसमिट होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। तो ये आईटीके की विशेषता होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ आईटीके इन इंडियन एक्ट के बारे में। अब इन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए धरोहर के रूप में आपके पास संरक्षित रखने के लिए कुछ नियम भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। चूँकि भारत के संदर्भ में है तो स्थानीय जो भी जिस देश से रिलेटेड ये आईटीके होगा वहाँ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह बनता ही है। तो हमारे यहाँ इस संदर्भ में पेटेंट एक्ट 2002 बना हुआ है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बना हुआ है, यानी जैविक विविधता जो नियम है वो बना हुआ है 2002। फिर है आपको प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फीचर्स राइट्स है। इस तरीके से गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है। ये सारे जितने भी एक्ट हैं इसका मेन पर्पस क्या है? जो आईटीके है
यानी कि जो आपका स्वदेशी तकनीकी ज्ञान है उसको सुरक्षित रखना। इसी संदर्भ में ये सारे एक्ट बनाए हुए हैं। अब इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, आईटीके की भूमिका क्या है? तो सबसे पहले होता है इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, कृषि के संदर्भ में जो परंपरागत खेती आज जो हमारी आवश्यकता बनी हुई है, तो उस आज की आवश्यकता का मतलब हो गया कि देखिए कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करने से और फर्टिलाइजर्स वगैरह की यूज़ करने से क्या होता है कि जो सॉइल की गुणवत्ता होती है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, यही एकमात्र आपके पास विकल्प के रूप में है जिसके द्वारा आप एक तो है कि मिट्टी के कटाव को भी, सॉइल इरोजन को भी रोक सकते हैं। उसके बाद में आप इसकी जो गुणवत्ता होती है, मृदा की गुणवत्ता जो होती है मिट्टी की, उसको भी बनाए रख सकते हैं। ठीक है। और जो फसलें जिनमें कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी होती है उसको भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन के द्वारा या इस मेथड के द्वारा आप अपना सकते हैं। ठीक है। तो रोल ऑफ आईटीके में सबसे पहला क्या हुआ, इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, परंपरागत खेती में ये जो आईटीके है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको अपने पूर्वजों से मिलते आ रही हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो आपको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में ये मदद करते हैं। दूसरी चीज़ सॉयल कन्वर्जन के बारे में है। तो ये मतलब हो गया कि कंजर्वेशन के बारे में है। ये हो गया मिट्टी की गुणवत्ता को, मिट्टी संरक्षण से ये संबंधित होता है। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स के माध्यम से और आईटी के ही माध्यम से आप मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। मिट्टी के पोषक तत्वों को प्रचुर मात्रा में, फसल के पोषक तत्वों, मिट्टी के पोषक तत्वों को आप प्रचुर मात्रा में उसका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। मिट्टी में जो NKP जो होता है, मिट्टी में प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बनी रहे और भी चीज़ें बनी रहे, तो उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड आईटीके के माध्यम से ही अपनाया जाता है। दूसरा चीज़ है वाटर मैनेजमेंट के बारे में। वाटर मैनेजमेंट यानी जो पहले तो जल स्तर जो होता है, जल स्तर में कमी और इसके अलावा जल में जो गुणवत्ता होती है और फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल हो, इसके लिए भी आईटीके का जो रोल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आईटीके से रिलेटेड हो गए, उसके फीचर्स, ये क्या होता है, उसकी विशेषता। दूसरी चीज़ इसके संदर्भ में कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, और दूसरी चीज़ और लास्ट वाला है इसकी भूमिका। अब देखिए जो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन के बारे में, यानी जो कृषि से संबंधित संसाधन है और उसके उपयोग से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि देखिए सबसे पहले बात आती है रिसोर्स के बारे में। ठीक है। रिसोर्स के बारे में यानी कि संसाधन। तो संसाधन क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे जो ह्यूमन वांट्स नहीं, ह्यूमन नीड्स होते हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए हम जिन चीज़ों पे निर्भर करते हैं उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। बार बार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन स्रोतों पे हम निर्भर करते हैं वही हमारे लिए क्या होता है, रिसोर्स होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, सबसे पहले चूँकि एग्रीकल्चरल रिसोर्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन ये टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले हम रिसोर्स के बारे में चलते हैं। रिसोर्स कितने तरह के होते हैं? रिसोर्स जो होता है ये आपका दो तरह का हो गया, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है। यानी ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल को। नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया था। एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल के बारे में। ठीक है। रिन्यूएबल यानी दोबारा से जिसको नए तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको एक बार प्रयोग में लाया गया तो लाया गया, अब वो दोबारा से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, खदानों के नीचे जो भी खुदाई होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें जिनको कोयला हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, इन सारी चीज़ों का अगर आप एक बार यूज़ कर लेते हैं दोबारा से वो रिन्यू नहीं हो सकती हैं। ठीक है। यानी उसके उपयोग को आपने उसका उपयोग किया, उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि
प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनके दो पार्ट्स हो गए, एक रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। एंड रिन्यूएबल इज क्लासिफाइड इन ऑल्सो टू कैटेगरीज। ये क्या है कि रिन्यूएबल जो है ये आपका जैसे जो भी प्रकृति की चीज़ें होती हैं, उदाहरण के लिए जैसे सोलर लाइट हो गया, विंड हो गया और वाटर हो गया, ये ऐसी चीज़ें हो गई। ये क्या होता है, कभी खत्म नहीं होती हैं, बार बार इनका आप उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, अब इसको एक तो ये हो गया जो कि हमेशा इसकी कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है। रिन्यूएबल में ये कंटिन्यूअस फ्लो विंड, वाटर और सनलाइट का होता है। दूसरा बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल यानी जैविक जिसको कहते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या है, नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ आती हैं और वाइल्ड लाइफ आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, आप देखिए नॉन रिन्यूएबल को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज आपने किया है। एक होता है रिसाइकल्ड होता है, रिसाइकल्ड आप समझते हैं, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया, शीशे को भी रिसाइकल किया, जो भी धातु की चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसको पहले आप एक उपयोग की वस्तु के रूप में बनाते हैं, फिर उसके बाद में उसको रिसाइकल करके फिर से दोबारा से उपयोग के लायक उसको बना लेते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल जो भी होता है ये उसको रिसाइकल किया जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, उनको वो एक बार यूज़ किया आपने, वो ख़त्म हो गए। समझ गए बात को? तो यहाँ पे ये नॉन रिन्यूएबल को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। अब चलते हैं यहाँ पे कि नेचुरल रिसोर्स के बाद में जो दूसरा है ये है आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में आपका बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं, मानवीय संगठन होते हैं जो आपको एक इंस्टीट्यूशन के रूप में होते हैं। दूसरा चीज़ क्वालिटी और क्वांटिटी की जहाँ बात आती है, जहाँ गुणवत्ता की बात आती है और आपको क्वांटिटी की बात आती है, तो वहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्स काम करता है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन जो है ये इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक संगठन के रूप में, दूसरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी के रूप में। अब चलते हैं क्या, अब देखिएगा जितना भी अर्थ पे जितना भी रिसोर्स होता है खास करके वो आपका क्या है, प्लांट, माउंटेन एंड प्लेटोज। ठीक है, मतलब ये हो गया कि वनस्पतियाँ, पहाड़ और पठार। तो ये जो होता है 43% प्लांट है पूरे धरती पे। ठीक है, संसाधन में जितने भी आपके ये संसाधन है, यदि देखा जाए पृथ्वी पे पूरे धरती पे 43% हैं। ये माउंटेन्स जो होता है ये धरती पे पूरा 30% है, और प्लेटूज जो हैं ये 27% हैं। ये इन सभी का हमारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका ये जो टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स में आपका लैंड, वाटर, सीड्स, प्लांटिंग, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर एंड एचआर हो गया। ठीक है, अब इसको चलते हैं ज़रा ये करके कैटेगराइज करके चलते हैं लैंड के बारे में। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स में जो लैंड होता है यानी भूमि होती है, इसमें किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तो सॉइल क्वांटिटी के बारे में, सॉइल क्वालिटी यानी मृदा की गुणवत्ता के बारे में, उसकी उर्वरता के बारे में, और मृदा प्रबंधन की जो प्रैक्टिसेज होते हैं उसके बारे में ध्यान दिया जाता है, ताकि जो हमारी फसल है कृषि की पैदावार को, उत्पादकता को और बेहतर फसल को तैयार किया जा सके। ठीक है, दूसरा होता है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स में ये वाटर होता है। तो वाटर के बारे में देखिएगा कि जितना भी अर्थ पे तकरीबन 3% जो होता है, ये 3% में से ये बर्फ़ के रूप में जमे होते हैं। उसमें से भी जो ग्लेशियर्स वगैरह पिघल करके नदियों वगैरह में आते हैं, फिर आपका जो भूमिगत यानी ग्राउंड वाटर बनता है, तो वो ग्राउंड वाटर जो है ये लगभग 1% ऐसा है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है आपको वाटर हार्वेस्टिंग में, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग में नहीं, इरिगेशन में सबसे ज़्यादा जल की बर्बादी होती है। उसका उपयोग अगर हम करते हैं 70% मान के चलिए, तो वाटर इरिगेशन सिस्टम जो होता है ये एग्रीकल्चर रिसोर्स के अंतर्गत वाटर इरिगेशन सिस्टम और जल संचय की जो तकनीक होती है उसको भी ध्यान में रखा जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सीड्स एंड प्लांटिंग के बारे में, यानी कि जो बीज हैं और उनकी जो रोपाई है उसमें क्या होता है, हाई क्वालिटी जो सीड्स होती हैं और क्रॉप वैराइटीज़, फसलों की जो वैराइटीज़ होती है, उसके माध्यम से भी आप जो
फसलों की गुणवत्ता के साथ साथ जो उसकी उत्पादकता है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में। तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये फसलों के अनुसार उसकी मात्रा और उसके प्रकार को ध्यान में रखते हुए उसके पोषक तत्वों को भी, फसलों के पोषक तत्वों को भी ध्यान में रखते हुए इसकी मात्राओं का उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि एक तो पोषक तत्वों में इन पेस्टिसाइड्स के ज़्यादा प्रयोग से भी उसके दुष्प्रभाव से बचा जा सके, और दूसरी चीज़ जो उसकी फर्टिलाइज़र्स की ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से जो मृदा की गुणवत्ता होती है उसमें भी कमी से बचा जा सके। तो ये आपको फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं जो कि एग्रीकल्चर रिसोर्स के अंतर्गत भी आते हैं। नेक्स्ट होता है आपका लेबर एंड एचआर के बारे में, यानी जो कृषि पे काम करने वाले श्रमिक होते हैं और जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, मानव संसाधन होते हैं, वो दोनों। तो इसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो जो कैसे होने चाहिए एग्रीकल्चर रिसोर्स के अंतर्गत, तो ये स्किल्ड होने चाहिए, यानी दक्ष होने चाहिए, इनके पास ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जो भी किसानी का काम करते हैं कृषक कैसे होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, दक्ष होने चाहिए और साथ ही साथ जानकार होने चाहिए, और जो उस पर काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनको भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका ये इम्पोर्टेंस ऑफ एआर यानी एग्रीकल्चर रिसोर्स के बारे में, इसका क्या महत्व है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो एग्रीकल्चर रिसोर्स होता है इसको फूड सिक्योरिटी में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रॉपर वे में हमारी जनसंख्या आप जानते हैं 140 करोड़ के करीब में इंडिया की है, तो प्रॉपर वे में फूड सप्लाई के लिए आपको एक बेस का काम करती है, क्या एक बेस का काम करती है यही एग्रीकल्चर रिसोर्स के बारे में। तो एग्रीकल्चर रिसोर्स जो होता है ये फूड सिक्योरिटी यानी कि जो आहार की को सुनिश्चित करता है ये, जिससे कि इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके। दूसरा है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। आपको पता है एग्रीकल्चर जो होता है प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर होता है। तो प्राथमिक जो क्षेत्र होते हैं कृषि, प्राकृतिक वनस्पतियों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें कृषि से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है उसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये बेस होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है कि पॉवर्टी रिडक्शन होता है, क्योंकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण लोगों के आय स्तर बढ़ती है तो गरीबी उससे कम होती है और देश का आर्थिक विकास होता है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर रिसोर्स होता है ये देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी स्थिरता जो कि दीर्घकाल तक कायम रहे, समझ गए, ऐसा विकास जो कि सतत चलता रहे। ठीक है, उसी को हम लोग सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर रिसोर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करो ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और साथ ही साथ में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी संरक्षण किया जा सके। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स से रिलेटेड ये टॉपिक हो गया। देखिए एग्रीकल्चर रिसोर्स को जो भी हमारे कृषि संबंधी संसाधन हैं उन कृषि संबंधित संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए हमारे सामने कुछ चुनौतियां आती हैं। तो अब उन चुनौतियों को ही हम लोग क्या क्या चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है रिसोर्स डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, यानी जो संसाधन होता है उस संसाधन में उसको कहते हैं अपक्षय होता है। उसका अपक्षय का मतलब होता है उसमें कमी आती है। उदाहरण के लिए जैसे मृदा एक संसाधन के रूप में है, खेती से संबंधित है, तो उसमें मिट्टी का कटाव जो होता है ये मिट्टी के अपक्षय से संबंधित होता है। फिर जो जल होता है, जल प्रदूषण भी, चूँकि जल प्रदूषण, जल जो होता है ये सिंचाई के संसाधन में उपयोग किया जाता है। जल भी एक संसाधन होता है, चूँकि
कृषि के संसाधन से ही जुड़ा हुआ होता है। तो जल का जो प्रदूषण है वो भी जो संसाधन होता है उस रिसोर्स के डिग्रेडेशन से रिलेटेड होता है, जिससे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होती है। जैविक विविधता जो होती है, इन संसाधनों की मौलिकता अगर बनी रहे तो उससे क्या होता है कि जैव विविधता बनी रहती है, अन्यथा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसमें क्या कि अब नेक्स्ट है आपका एक क्या चैलेंज दूसरा होता है क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। क्लाइमेटिक चेंज होता है आपका, ये जो आपका एग्रीकल्चर रिसोर्स है इसके सामने एक और सबसे बड़ी चुनौती होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि आप देख रहे हैं कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के कारण जो मौसम है, चूँकि हमारा तो मानसून पे आधारित खेती है, तो ये कभी समय से आता है, कभी अकाल की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो इन समस्याओं से निपटने, ये सारी समस्याएं जो होती हैं ये क्लाइमेटिक चेंज के कारण ही होते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण ही ये सारे चेंज होते हैं, जिससे कि तापमान बढ़ जाते हैं, वर्षा की अनियमितता आ जाती है, सुखाड़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा होता है एक चुनौती, ये है आपका रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स के बारे में। रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है संसाधनों की कमी को लेकर के, संसाधनों में भी कमी आ जाती है। ठीक है, अब चलते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में। एक सतत जो कृषि संसाधन होते हैं उनका उपयोग कैसे संभव है भाई? कृषि संसाधन तो है, तो उसका सस्टेनेबल आखिर कैसे, सस्टेनेबिलिटी उसमें कैसे आ सकती है? एग्रीकल्चर रिसोर्स जो होता है इसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे आ सकती है, उसमें अस्थायित्व कैसे आ सकता है, ताकि वो सतत तरीके से पोषण करता रहे, एक बिना बाधा के नित्य निरंतर तरीके से खेती होती रहे और जो खाद्य आपूर्ति है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो उसके लिए सबसे एक चीज़ ज़रूरी होता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि से संबंधित जो आपका संरक्षण होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखा जाता है। कृषि संबंधित संरक्षण का मतलब होता है कि कृषि की गुणवत्ता यानी उससे संबंधित जो मृदा की गुणवत्ता होती है उसको बनाए रखना, और साथ ही साथ में उसकी जो मृदा का कटाव होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है उसको कम करना। दूसरा चीज़ इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसकी भरपाई करना। ठीक है, तो उसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के थ्रू आप मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और जो मृदा की गुणवत्ता होती है उसको बनाए रख सकते हैं। ठीक है, इसी के चलते आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिसोर्स यही तभी संभव है जबकि आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करें। दूसरा चीज़ है वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, जल का संचय हो। तो जल का संचय का मतलब कि ड्रिप इरिगेशन के बारे में, यानी जो छिड़काव विधि होती है सिंचाई की, वो मल्चिंग के बारे में, नमी दे करके फसलों को नमी दे करके भी आप क्या कर सकते हैं कि आप एग्रीकल्चर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि कृषि से संबंधित जो आपका अनुसंधान है और विकास है, ये क्या करता है कि आपको जो फसलों की गुणवत्ता होती है, फसलों की गुणवत्ता और उसकी जो विविधता होती है उसमें विकास करके भी आप क्या कर सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिसोर्स का उपयोग कर सकते हैं। समझ गए? और लास्ट वाला है आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रोटेशन के बारे में, यानी कि फसलों की विविधता और उसका जो रोटेशन होता है, चक्र होता है, उसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं और कीट पतंगों को जो होता है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका था, ये टाइप्स ऑफ ये आपका जो है, ये एग्रीकल्चर रिसोर्स जो है
इसमें कौन कौन से, इसको बनाए रखने के लिए प्रॉपर वे में इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। दूसरी चीज़, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो होता है ये कैसे संभव है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ आपको। कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर के चलते, वाटर हार्वेस्टिंग के कारण, और फिर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण, और नेक्स्ट है आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रोटेशन के कारण। थैंक यू सो मच।